राधे राधे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रिचार्ज क्रिएटिविटी में। और मैं हूँ रिचा। साथियों, आज बहुत दिनों के बाद मैं आपके सामने ये वीडियो रख रही हूँ और वीडियो काफ़ी लेट रख रही हूँ। इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मैं आपको बता दूँ, क्योंकि वीडियो लेट इसलिए आई है। एक्चुअली अभी 24 मार्च को मेरी मम्मी एक्सपायर हुई थी, तो जिसकी वजह से हम काफ़ी अपसेट रहे थे। तो वहाँ पर मैं थोड़ी सी लेट हो गई, लेकिन फिर से कहते हैं कि ज़िंदगी रुकती नहीं है, तो वहाँ पर हम अपना काम फिर से सुचारू रूप से करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो मैं आपके सामने वीडियो लेकर के आई हूँ वो है UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर 2021। और इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है वो है एजुकेशन BEd PGT। इसका प्रैक्टिस सेट जो है वो पहला है हमारा, जिसमें हम 50 क्वेश्चंस आपके सामने रख रहे हैं। यहाँ पर जो हम अभी बहुत से लोगों ने जो अपना एक फॉर्म डाला है UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, अपने अपने सब्जेक्ट वाइज के अकॉर्डिंग डाला होगा। तो यहाँ पर जो मैंने सब्जेक्ट रखा है वो रखा है एजुकेशन और BEd, और इसमें PGT का भी है हमारा, जो अभी फॉर्म हमारे फिल हो रहे हैं फ़िलहाल। तो वहाँ पर उसी चीज़ को मैं यहाँ क्वेश्चन के अंदर रख रही हूँ तैयारी करते हुए। साथ ही साथ आपको मैं ये भी बता दूँ कि यहाँ पर ऑनलाइन मैं आपको दिन में 2 बार वीडियो दिया करूँगी, जिसमें एक बार हमारी क्लास लगेंगी ऑनलाइन, जिसमें हम MEd की क्लास लेंगे, और उसके अंतर्गत भी हमारा फ़िलॉसफी और साइकोलॉजी, ये दोनों तरह के हमारे सब्जेक्ट जो हैं वो इसके अंदर आएंगे। और दूसरा जो है हमारा इस तरीके से एक वीडियो जाया करेगी आपके लिए, जिसके अंदर हम ये पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया करेंगे। तो जो 50-50 क्वेश्चन के अंतर्गत हम यहाँ पर रखेंगे, तो एक ये सीरीज़ हमारी चलती जाएगी। इसके अंतर्गत आज हमने जो प्रैक्टिस सेट लिया है वो है हमारा पहला, और इसके अंदर 50 क्वेश्चन हमने रखे हुए हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साथ ही मैं आपको इतना भी बता दूं कि यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस की जैसे इसमें कुछ शब्द ऐसे आ जाते हैं जिसका मीन्स नहीं मालूम होता है, तो वहाँ पर अटक जाते हैं और क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, तो वहाँ हम अपना आंसर जो है गलत कर देते हैं। तो वहाँ पर मैं जैसे भी कोई ऐसा टिपिकल वर्ड आएगा मैं उसको क्लियर भी कर दूंगी, ताकि आप अच्छे से समझ सकें, और इसके लिए वीडियो को आप पूरा देखें। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। जैसे हम इसमें देख रहे हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम की त्रिकोणीय प्रक्रिया का केंद्रीय भाग नहीं है। यहाँ पर अगर आपको पूरा ढंग से साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा, वैसे तो साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी अगर कुछ शब्द समझ में ना आए तो मैं बोल करके दिखा रही हूँ, आप अच्छे से उसको सुने और फिर अपनी नोटबुक में उतार लें। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम की त्रिकोणीय प्रक्रिया का केंद्रीय भाग नहीं है। तो इसका जो आंसर आता है वो आता है ऑप्शन ए, शिक्षण विधि। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, किसने कहा है कि शिक्षा का एकमेव मार्ग है मन की एकाग्रता। तो ये जो इसका आंसर आता है सेकंड क्वेश्चन का, वो आता है डी, स्वामी विवेकानंद। तीसरा क्वेश्चन आता है हमारा, किस क्षेत्र में सुधार के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू किया गया था। तो यहाँ पर आता है ऑप्शन ए आंसर हमारा, प्राथमिक शिक्षा में। फोर्थ आता है हमारा क्वेश्चन, निम्न में से कौन अन्य 3 के समूह से भिन्न है। तो यहाँ पर आता है हमारा क्षेत्र सिद्धांत। अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये समझा देती हूँ कि ऑप्शन ए शास्त्रीय अनुबंधन, ऑप्शन बी क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ऑप्शन डी देखते हैं तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। अब यहाँ पर ये 3 जो हमारे आते हैं वो मनोविज्ञान से संबंधित आते हैं, और इसका जो आंसर है क्षेत्र सिद्धांत वो हमारा अलग आता है इसमें, तो वो आंसर हमारा इसके अंतर्गत आ जाता है। अब हम यहाँ पर आपको एक एक करके इन सबका बता देते हैं कि जैसे शास्त्रीय अनुबंधन का जो अर्थ होता है, तो वो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत IV पॉवलोव द्वारा सन 1904 में प्रतिपादित किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार अस्वाभाविक उद्दीपन के प्रति स्वाभाविक उद्दीपन के समान होने वाली अनुक्रिया शास्त्रीय अनुबंधन है। अर्थात उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच जो सहचर्य स्थापित होता है वही अनुबंधन होता है। तो ये तो शास्त्रीय अनुबंधन का अर्थ हो गया। यहाँ पर हम देखते हैं, दूसरा देखते हैं क्रिया प्रसूत का हमारा अर्थ क्या होता है कि व्यक्ति व्यवहार को संचालित करता है, जबकि अपने व्यवहार को बनाए रखना उसके परिणाम पर निर्भर करता है। और स्किनर ने इस प्रकार के व्यवहार को क्रिया प्रसूत व्यवहार तथा इस प्रकार के व्यवहार को सीखने की प्रक्रिया क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहा है। ठीक है, तीसरा हम यहाँ पर देखते हैं प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। यहाँ पर इसको देखते हैं, तो ये है कि प्रयास और त्रुटि सिद्धांत सीखने का एक तरीका है जिसमें विभिन्न प्रतिक्रियाओं को करने का प्रयास किया जाता है,
और समस्या के हल होने तक कुछ को छोड़ दिया जाता है। सीखने की यह विधि SR शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आती है और इसे संयोजनवाद भी कहा जाता है। ये याद रखिए, प्रयास एवं त्रुटि का जो सिद्धांत होता है इसको संयोजनवाद भी कहा जाता है। यानी इस ऑब्जेक्टिव में एक और ऑब्जेक्टिव हमारा निकल करके आता है कि प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत जो होता है उसको किस और नाम से जानते हैं, तो ये आता है हमारा प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत को यानी कि संयोजनवाद भी कहा जाता है। तो ये तो हमारे इसके अंतर्गत ये हो गए। अब बचा आंसर जो हमारा आता है यहाँ पर क्षेत्र सिद्धांत। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये क्वांटम क्षेत्र सिद्धांत यानी QFT या प्रमात्रा क्षेत्र सिद्धांत क्वांटम यांत्रिकी के निर्माण के लिए एक सैद्धांतिक ढांचा प्रदान करता है जिसमें क्वांटम यांत्रिक प्रणालियों को अत्यंत स्वतंत्रता की डिग्री प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर ये हमारा जो है इन तीनों से अलग है यानी कि भिन्न है। तो आंसर हमारा होता है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि कोलबर्ग द्वारा नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं सुझाई गई हैं। तो यहाँ पर जो आंसर आता है वो आता है हमारा 6 यानी कि 6 अवस्थाएं। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, किस चिंतक ने एकादश व्रत का संप्रत्यय दिया। तो यहाँ पर आंसर आता है यहाँ पर ऑप्शन बी, गांधी जी ने। प्रश्न आता है 7वां हमारा, शिल्प आधारित शिक्षा का संप्रत्यय किसने दिया। तो आंसर आता है गांधी जी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से श्री अरविंद का दर्शन किस शब्द द्वारा दिया जाना जाता है। तो यहाँ पर आंसर आता है हमारा ऑप्शन सी, समग्र योग। यानी कि अंत्योदय का मतलब होता है पिछड़े वर्गों का उदय और सर्वोदय का होता है सबका विकास। समग्र योग का मतलब होता है सभी प्रकार की चेतना और कर्म योग का मतलब होता है कर्मों की कुशलता। तो यहाँ पर जो अरविंद का जो दर्शन है उसको कहा गया है समग्र योग यानी सभी प्रकार की चेतना है इसके अंतर्गत। ठीक है, तो आंसर होता है हमारा इसका सी। अगला क्वेश्चन आता है, बालिकाओं की शिक्षा के संबंध में गठित प्रथम समिति निम्नलिखित में से कौन सी थी। तो यहाँ पर ये संपूर्णानंद समिति, कोठारी आयोग, हंसा मेहता समिति और ईश्वर भाई पटेल समिति के यहाँ पर नाम सुझाए गए हैं। तो जिसमें आंसर जो आता है वो आता है सी ऑप्शन और आंसर है इसका हंसा मेहता समिति। ठीक है, प्रश्न हमारा 10वां आता है, शिक्षा में अवरोधन क्या है। ये अक्सर आ जाता है और बहुत ही आसान हमारा ये प्रश्न है। तो इसका आंसर आता है छात्रों द्वारा निर्धारित समय में पाठ्यक्रम पूरा करने में असफलता। ठीक है, प्रश्न नंबर हमारा 11 आता है, नीचे दी गई परिस्थितियों में कौन सी सीखने की प्रक्रिया की सफलता के लिए सबसे अधिक आवश्यक है। तो यहाँ पर आंसर आता है अभिप्रेरणा स्तर। अभिप्रेरणा स्तर इसके अंतर्गत हम देखते हैं यानी कि जो अभिप्रेरणा स्तर होता है वो होता है लक्ष्य आधारित व्यवहार। और अभिप्रेरणा में जब लक्ष्य हमारा कोई होता है तो वहाँ पर हमारा जो व्यवहार होता है एक लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ता है। तो इसमें जो आंसर दिया गया है वो आता है अभिप्रेरणा स्तर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन का समर्थन करता है। तो यहाँ पर हमारा आता है मुक्त्यात्मक यानी कि एकदम स्वतंत्र रूप से किसी भी कार्य को स्वतंत्र रूप से किया जाए बालक को, ऐसा प्रकृतिवाद में कहा गया है और ये अनुशासन का यहाँ पर है मुक्त्यात्मक। ठीक है, अगला क्वेश्चन 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ इसमें बताया गया है। तो आंसर व्यवहार का परिमार्जन यानी इसका जो आंसर आता है वो आता है व्यवहार का परिमार्जन यानी कि त्रुटियों को दूर करना। जब कोई भी हमारे व्यवहार में त्रुटि होती है तो उसको दूर किया जाना चाहिए और यही चीज़ बताया है कि अधिगम का जो सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ माना जाता है वो माना जाता है ऑप्शन सी आंसर के रूप में, व्यवहार का परिमार्जन यानी त्रुटियों को दूर करना। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार का मूल अधिकार के रूप में जोड़ा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आता है आंसर के रूप में धारा 21A में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस आवश्यकता को मास्लो ने नहीं सुझाया था। अब मास्लो ने जो आंसर हमारा सुझाया है वो है आत्म अभिव्यक्ति और बाकी इसको सुरक्षा, शारीरिक और आत्मसम्मान, इन तीनों को यहाँ पर सुझाया है और नहीं सुझाया है तो वो है यहाँ पर आत्म अभिव्यक्ति। हम यहाँ पर ये देखते हैं आत्म अभिव्यक्ति का मतलब होता है स्वयं प्रकट करना, किसी भी कार्य को करते हैं अपने व्यवहार को प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर मास्लो ने जो बताया है वो आत्म अभिव्यक्ति को बताया है, इसी को नहीं उन्होंने सुझाया है। क्वेश्चन नंबर 16 आता है, गोखले बिल संबंधित है। तो वो है हमारा ऑप्शन ए आंसर प्राथमिक शिक्षा से। क्वेश्चन नंबर 17,
स्वामी विवेकानंद के दर्शन को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आता है डी, नव्य वेदांत। नव्य वेदांत एक नए रूप से जो वेदांत है उसके विषय में बताया गया है। स्वामी विवेकानंद ने 1 फरवरी 1895 को न्यूयॉर्क से कुमारी मेरी हिल को एक लिखित पत्र में कहा था कि मेरे पास विश्व को देने के लिए एक ऐसा संदेश है जिसे मैं अपनी ही शैली में दूंगा। मैं अपने संदेश को ना तो हिंदू धर्म, ना ईसाई धर्म और ना ही संसार के किसी और धर्म के सांचे में ढालूंगा। मैं बस उस संदेश को अपने ही ढांचे में ढालूंगा, ऐसा उन्होंने कहा था। इसीलिए इसको नव्य वेदांत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। टैगोर के दर्शन को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर आंसर आता है डी, विश्वबोध दर्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। सावित्री महाकाव्य की रचना किसने की थी? तो आंसर के रूप में है यहाँ पर ऑप्शन बी, अरविंद। क्वेश्चन नंबर 20। किसने कहा शिक्षा एक स्वस्थ मन का सृजन है? तो यहाँ पर जो आंसर आता है ऑप्शन सी, अरस्तु ने। क्वेश्चन नंबर आता है 21। क्वेश्चन नंबर 21। कौन एक प्रकृतिवादी चिंतक है? तो यहाँ पर जो आंसर आता है वो आता है रूसो। रूसो पूर्णतः प्रकृतिवादी थे। इन्होंने प्रकृति पर ही जोर दिया है। इन्होंने कहा है कि बालक को बिल्कुल प्रकृति की गोद में छोड़ देना चाहिए। जो भी सिखाना होगा वो प्रकृति स्वयं उनको सिखा देगी, अनुशासित कर देगी। तो यहाँ पर रूसो जो है वो पूरी तरह से प्रकृतिवादी हैं। आंसर इनका आता है ऑप्शन डी, रूसो। क्वेश्चन नंबर 22। जे कृष्णमूर्ति का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो यहाँ पर जो आंसर आता है ऑप्शन सी, 1895 में। क्वेश्चन नंबर 23। किसने कहा है सत्य एक पथहीन भूमि है? तो ये सत्य एक पथहीन भूमि है, ये कहा है गांधी जी ने। ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 24। बौद्धों में कौन सा शिक्षा आरंभ संस्कार है? तो यहाँ पर आता है इनका प्रवज्जा। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 25। किस उपनिषद में वैदिक समावर्तन संदेश यानी कि शिक्षा प्राप्त करके वापस लौटना, इसको कहा जाता है यहाँ पर मुंडक। यानी कि इस उपनिषद में जो है वो वैदिक समावर्तन संदेश, और वैदिक समावर्तन संदेश का तात्पर्य होता है शिक्षा प्राप्त करके वापस लौटना। तो ये किस उपनिषद में है? मुंडक उपनिषद में। इसका आंसर आता है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर आता है 26। दर्शन शिक्षा के लिए कार्य करता है, कैसे करता है? एक निर्देशक के रूप में। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए, एक निर्देशक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 27। शिक्षा के व्यक्तित्व और सामाजिक उद्देश्यों के समन्वय पर किसने बहुत अधिक बल दिया है? तो इसका जो आंसर आता है ऑप्शन डी, यानी कि डीवी ने। और क्वेश्चन नंबर 28 आता है हमारा बच्चों का घर शब्द का संबंध है, वो आता है मोंटेसरी से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया 28। 29 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि कौन सा पंचकोश में नहीं है? अब यहाँ पर हमारा ये शब्द आता है पंचकोश। तो मैं आपको ये बता दूं कि पंचकोश यानी कि योग की धारणा के अनुसार मानव का जो अस्तित्व है वो 5 भागों में बांटा गया है और उसे ही पंचकोश कहा जाता है। तो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा इनमें पंचकोश में नहीं आता? तो यहाँ पर जो आता है जैसे आनंदमय कोश है, मनोमय कोश है, अन्नमय कोश है, ये सभी तो पंचकोश में आते हैं। और ज्ञानमय कोश जो है वो पंचकोश में नहीं आता, क्योंकि इन सब ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के अंदर ही उत्पत्ति होती है, लेकिन ज्ञान हमें खुद ही अर्जित करना पड़ता है। तो यहाँ पर आंसर आता है हमारा सी, ऑप्शन सी आंसर हमारा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा होता है मदन मोहन मालवीय का जन्म कब हुआ? तो आंसर आता है इसका सी, 1862 में। क्वेश्चन नंबर 31। कौन सा इनमें से पुरुषार्थ नहीं है? अब यहाँ पर हमें ये देखना पड़ेगा कि ये चारों इसके अंदर दे रखे हैं और ये हमने शुरू से ये सुन रखा है कि धर्म, कर्म, अर्थ और मोक्ष ये हमारे पुरुषार्थ कहे जाते हैं। तो यहाँ पर आप ये कहोगे कि ये क्वेश्चन गलत है। नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन गलत नहीं है। कभी कभी हमने कहा था कि क्वेश्चन जो है उसकी लैंग्वेज जो है उसको समझना होता है, तभी हमारा सही रूप निकल करके, सही आंसर निकल करके आता है। तो यहाँ पर धर्म,
अर्थ और मोक्ष ये पुरुषार्थ है, परंतु कर्म जो है वो पुरुषार्थ के रूप में नहीं आएगा क्योंकि ये क्रिया से यहाँ पर संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, मार्क्सवादी द्वारा प्रयुक्त तकनीकी है। तो यहाँ पर जो मार्क्सवादी द्वारा जो प्रयुक्त तकनीकी बताई गई है वो बताई गई है प्रयोगीकरण। तो आंसर आता है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है 33, द स्कूल एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ पर जो आंसर आता है हमारा डीवी, ऑप्शन ए आंसर है डीवी। क्वेश्चन नंबर 34, संरचनावाद के प्रवर्तक कौन थे। तो यहाँ पर जो आंसर आता है ऑप्शन ए वुंट। क्वेश्चन नंबर 35, पद विश्लेषण विधियों का उद्देश्य है। तो इसका जो आंसर आता है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अब वो कौन कौन से, जैसे पद विश्लेषण विधियों का जो उद्देश्य है वो है अच्छे पद का चयन करना, दूसरा है खराब पद का निरस्तीकरण करना, तीसरा है विभेदीकरण क्षमता का निर्धारण करना। तो ये सारे इसके अंतर्गत आते हैं, इसलिए आंसर इसका आता है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पाठशाला का औपचारिक कार्य नहीं है। तो यहाँ पर आंसर हमारा आता है ऑप्शन सी, छात्रों के परिवार के साथ सामंजस्य स्थापित करने में मार्गदर्शन करना। ये नहीं आता औपचारिक कार्य में। औपचारिक कार्य का मतलब होता है जहाँ पर एक ही समय में एक साथ बैठ करके एक निश्चित समय में एक स्थान पर एक जैसा ज्ञान प्राप्त किया जाए, उसको औपचारिक रूप से कहा जाता है। तो ये पाठशाला का एक औपचारिक कार्य माना जाता है। अब इसके अंतर्गत कौन सा कार्य आता है, छात्रों में चिंतन शक्ति का विकास करना, बिल्कुल विद्यालयों में यही होता है। ऑप्शन बी में देखते हैं तो छात्रों को उपयोगी ज्ञान देना होता है, बिल्कुल विद्यालय में ये होता है औपचारिक कार्य के रूप में। और ऑप्शन डी को अगर देखते हैं तो छात्रों में नेतृत्व के गुणों का विकास भी करना होता है। तो ये सारी तीन चीजें जो इसके अंदर औपचारिक कार्य के अंतर्गत आते हैं, परंतु ऑप्शन सी जो है छात्रों के परिवार के साथ सामंजस्य स्थापित करने में मार्गदर्शन करना, ये औपचारिक कार्य में नहीं आता क्योंकि ये अनौपचारिक रूप से होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, अरविंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है। तो इन्होंने जो शिक्षा का उद्देश्य बताया है अरविंद जी ने, तो वो है ऑप्शन डी, बालकों को उनकी प्रकृति के अनुरूप बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना। बालक को उनकी प्रकृति के अनुरूप बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना, यानी कि जैसा बालक का व्यवहार है, उसकी प्रकृति है, उसका नेचर है, उसी के अनुरूप अगर हम उसको प्रोत्साहित करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा सक्षम बनता जाएगा और अपने क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए ललायत होगा। तो उनका आंसर के रूप में आता है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में हिंदू समाज के सामाजिक व शैक्षिक परिवर्तन में सबसे अधिक प्रबल बाधा कौन सी आती है। तो इसमें आंसर आता है हमारा ऑप्शन ए, जाति प्रथा। क्वेश्चन नंबर 39, दर्शन शिक्षा के लिए कार्य करता है, वो है एक निर्देशक के रूप में। यहाँ पर आंसर आता है हमारा ऑप्शन ए, यानी कि दर्शन शिक्षा के लिए क्या कार्य करता है, एक निर्देशक के रूप में। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा कार्य योजना किसके द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर जो आंसर आता है हमारा ऑप्शन बी, आचार्य राममूर्ति समिति 1992 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, समस्त मानव जाति को एक रूप में देखने का विचार किस शिक्षा के स्वरूप पर बल देता है। तो यहाँ पर आता है ऑप्शन बी, हमारा आंसर आता है अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के लिए शिक्षा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42, शिक्षा के व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्यों के समन्वय पर किसने बहुत अधिक बल दिया है। तो यहाँ पर जो आंसर आता है वो आता है ऑप्शन डी, डीवी के अनुसार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 हमारा आता है, बालक को कभी दंड मत दो अपितु उसे स्वयं अनुभव करने के लिए छोड़ दो, प्रकृति के नियम उसे अनुशासन सिखा देंगे। यह विचार किसका था, रूसो के अनुसार। जैसा अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि रूसो पूरी तरह से प्रकृतिवादी थे और वो प्रकृति पर ही जीना जानते थे और बच्चों को भी यही सलाह देते थे, पेरेंट्स को भी यही सलाह देते थे कि वो अपने बच्चों को प्रकृति की गोद में एकदम स्वतंत्र रूप से छोड़ दें। जो भी शिक्षा देनी होगी वो प्रकृति देगी, जो अनुशासन में रहना सिखाएगी वो प्रकृति सिखाएगी, इसमें मानव का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है इन्होंने कहा है रूसो ने कि बालक को कभी दंड मत दो अपितु उसे स्वयं अनुभव करने के लिए छोड़ दो, प्रकृति के नियम उसे अनुशासन सिखा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा डी आता है, रूसो।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। निम्न में से कौन सी भारतीय संस्कृति की परंपरागत और प्रबल विशेषता है? तो यहाँ पर जो आंसर के रूप में देखते हैं ऑप्शन डी सहिष्णुता और ग्रहणशीलता। अब यहाँ पर हम देखते हैं अलगाववाद और अस्वीकृति ये भारत की संस्कृति और परंपरा कभी नहीं रही है। दूसरा है सादगी और पारलौकिकता। सादगी अवश्य होती है परंतु पारलौकिकता को भी हम पूर्णतः कहें सत्य है तो वो ऐसा भी नहीं होता। और सादा जीवन उच्च विचार, ये विचार अच्छा तो है परंतु यहाँ पर हर व्यक्ति के ऊपर ये लागू नहीं होता है। लेकिन अगर सही मायने में भारतीय संस्कृति की परंपरागत और प्रबल जो विशेषता रही है वो रही है सहिष्णुता और ग्रहणशीलता। अब हम देखते हैं कि सहिष्णुता का जो अर्थ होता है वो होता है सहनशीलता, यानी कि भारत की जो संस्कृति है वो है एक सहनशील व्यक्ति के रूप में पूरे विश्व में जानी जाती है। और दूसरा है ग्रहणशीलता के आधार से अगर हम देखते हैं तो एक खुलापन, स्वतंत्र रूप से एक ऐसी परम चेतना के साथ जो संपर्क बनाए रखने की एक सरल प्रयास और एक श्रद्धा भाव जो होता है उसको कहा जाता है ग्रहणशीलता। तो यहाँ पर जो आंसर आता है वो आता है सहिष्णुता और ग्रहणशीलता। अब आता है क्वेश्चन नंबर हमारा 45। व्यक्तित्व के अंतर्मुखी व बहिर्मुखी की संकल्पना किसने दी थी? तो यहाँ पर जो आंसर आता है वो आता है ऑप्शन सी युंग। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 46। मंद बालक प्राप्त करते हैं, आंसर ए अपने सम समूह से कम। जो भी ज्ञान होता है वो मंद बालक जो होते हैं, मंद बुद्धि बालक जो होते हैं वो जो अपना एक ग्रुप होता है, अपना एक जो सहपाठियों का एक समूह होता है तो वहाँ पर उनसे कम सीख पाता है। तो यहाँ पर आंसर आएगा अपने सम समूह से कम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47। क्रिया प्रसूत अनुकूलन किसके साथ शुरू होता है? अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि आंसर जो इसमें दिखाया गया है उत्सर्जन प्रक्रिया। तो उत्सर्जन का जो तात्पर्य होता है वो होता है बाहर निकालने की एक प्रक्रिया जो होती है उसको कहा जाता है उत्सर्जन प्रक्रिया। ठीक है। तो बालक के अंदर बहुत सारी ऐसी क्षमताएं होती हैं, जब तक वो बाहर नहीं निकालेंगे तब तक वो सीख नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें रखा गया क्रिया प्रसूत अनुकूलन किसके साथ शुरू होता है? उत्सर्जन प्रतिक्रिया। जब बालक से उसके जितनी भी अंदर जो गुण हैं उनको बाहर निकालने की कोशिश की जाती है ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 48। दोषारोपण धनात्मक प्रेरक है, तो यहाँ पर आंसर आता है प्रतिभाशाली बालक के लिए। और क्वेश्चन नंबर 49 है बहुविकल्पीय प्रश्नों के लिए एक सेट का उदाहरण है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि इसके आंसर जो दे रखे हैं ओपन एंडेड प्रश्नावली, बी आता है क्लोज एंडेड प्रश्नावली, तीसरा आता है ओपिनियोनायर और फोर्थ आता है इसका डी ऑब्जर्वेशन शेड्यूल। तो यहाँ पर जो आंसर इसका आता है ऑप्शन बी क्लोज एंडेड प्रश्नावली। अब हम आपको ये बता देते हैं कि प्रश्नों को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, खुले यानी कि ओपन एंडेड प्रश्नावली और बंद यानी कि क्लोज एंडेड प्रश्नावली। खुले प्रश्नों के अंतर्गत लंबे उत्तर यानी एक पैराग्राफ टाइप जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो आते हैं, और जबकि बंद प्रश्नों यानी कि क्लोज एंडेड प्रश्नावली के अंतर्गत छोटे आते हैं। जो आपने अभी जो ऑब्जेक्टिव टाइप देखे हैं तो वो हमारे यहाँ पर आते हैं क्लोज एंडेड प्रश्नावली के अंतर्गत। तो यहाँ पर क्वेश्चन की अकॉर्डिंग बहुविकल्पीय प्रश्नों के लिए एक सेट का उदाहरण जो दिया है वो हमारा ऑप्शन बी आंसर के रूप में आता है क्लोज एंडेड प्रश्नावली के अंतर्गत। ठीक है, ये समझना बहुत ज़रूरी था। अब लास्ट का क्वेश्चन जो हमारा आता है वो आता है कि कक्षा में एक शिक्षक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो इसका जो आंसर आता है वो आता है निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण। अब यहाँ पर ये देखते हैं कि जब लास्ट में शिक्षक के द्वारा छात्रों को कक्षा के अंतर्गत पढ़ा दिया जाता है तो वहाँ पर एक निष्कर्ष निकाला जाता है। उसी आधारित पर यहाँ पर रखा गया है कि कक्षा में एक शिक्षक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो वो निष्कर्ष प्राप्त किया जाता है कि बालक ने सफलता कहाँ तक प्राप्त की। तो आंसर इसका आएगा ए निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैंने आपको 50 क्वेश्चंस सामने रखे हैं, और अगला जो हमारा प्रैक्टिस सेट आएगा वो आएगा 2 यानी कि 51 से लेकर के, लेकिन हम इसमें 1 2 3 ही रखेंगे, 51 से नहीं। और जैसे भी बन सकता है हम उसी हिसाब से रखेंगे, अगर हो सकता है तो 51 से भी रख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ताकि आपको समझ में आए कि हमारा प्रैक्टिस 1 हो चुका है, अब प्रैक्टिस 2 हमारा सेट जो सामने आएगा। और रोज़ाना जैसे अभी बताया मैंने आपको कि रोज़ाना आपके सामने 2 वीडियो आएंगे। एक आपके सामने लाइव क्लास होगी जो एमएड की होगी, जिसके अंतर्गत आपको एक तो मनोविज्ञान और दूसरा हमारा दर्शन, इन दोनों से संबंधित हम आपको यहाँ पर पूरी लाइव क्लास देंगे
ताकि हम असिस्टेंट प्रोफेसर की और एमएड की साथ ही साथ पीजीटी की भी अच्छी सी तैयारी कर सकें अपने इसी सब्जेक्ट में, जो एजुकेशन और बीएड दोनों के लिए मान्य होता है। और इन्हीं में एक जैसे ही हमारे पॉइंट होते हैं, बस हमें थोड़ा सा समझना होता है। वहाँ अगर समझ में नहीं आएगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो तैयार रहिए, कल से हमारी 2 वीडियो लगातार आएंगी, एक लाइव और एक इसी तरीके से आपको एक वीडियो मिलती जाएगी। अगर वीडियो पसंद आए और आपके काम की है, आपके साथियों के काम की है, तो आप प्लीज़ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें जहाँ इसकी आवश्यकता है। और अगर आपको पसंद आई है, आपके काम की है, तो इसे लाइक करना भी बिल्कुल ना भूलें। अगर अधिक जानकारी और भी चाहिए आपको, तो वहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दी जा सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।